सभी को याद ही एक्सरसाइज 7.8 में कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? 4 नंबर तक लगाए हैं मुझे लगता है। आज 5 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चन, 5 और 6 दो ही क्वेश्चन हैं ही एक्सरसाइज में, इन्हीं को लगा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम -1 to +1। ये हमको सॉल्व करना है, वो भी कौन से मेथड से? डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, योग की सीमा के रूप में। ठीक है, सारा कुछ याद तो होगा ही आप सबको। चलिए हम बस शुरू कर देते हैं। सबसे पहले a कितना है बोलो? -1। b की वैल्यू +1, तो h की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस a अपॉन n। b माइनस a 1 माइनस 1 अपॉन n की जगह पर n। इस तरह से h की वैल्यू भैया कितनी आ गई? 2 अपॉन n। अब fx की वैल्यू बताइए जरा, e टू द पावर x। अगर fx e टू द पावर x है तो f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a मतलब -1, e टू द पावर -1। e टू द पावर -1 को हम 1 अपॉन e भी तो लिख सकते हैं। अब f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ -1 प्लस 2 अपॉन n। a की जगह -1, h की जगह 2 अपॉन n, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -1 प्लस 2 अपॉन n। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 2 अपॉन n। देखो पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? e टू द पावर 2 अपॉन n अपॉन e भाग में है, भाग में घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो अगर ये 1 ऊपर जाएगा तो इसका ऊपर 1 कैसा हो जाएगा? -1, तो ये माइनस का 1 है। तो समझ आ रहा है कुछ आपको? नहीं आया? अरे देखो, इसको ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? गुणा में है, पावर्स फिर ऐड हो जाएंगी। अब e टू द पावर -1 को क्या किया जा सकता है? 1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 2 अपॉन n। ठीक है, इसके बाद f ऑफ a प्लस 2h -1 प्लस 4 अपॉन n। h का दुगना करोगे 4 अपॉन n बन जाएगा। e टू द पावर -1 प्लस 4 अपॉन n मतलब 1 अपॉन e और e टू द पावर 4n, बिल्कुल इसी की तरह से। फिर f ऑफ a प्लस 3h इज इक्वल टू f ऑफ -1 प्लस 3h है ना, तो 6 अपॉन n। ये e टू द पावर -1 प्लस 6 अपॉन n, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 6 अपॉन n। ठीक है, अब ऐसे ही करते करते a प्लस लास्ट की टर्म हमको चाहिए, a प्लस n-1 इंटू h मतलब f ऑफ -1 प्लस, अब n-1 अपॉन इंटू h, ये तो ये होगा 2 n-1 अपॉन n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में आएगा e टू द पावर। अगर आप समझ गए हैं तो क्या मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूं? देखो सब में ये -1 वाला e तो बटे में ही आ जाता है, तो इसको तो हम यही लिख देंगे 1 अपॉन e, और e टू द पावर में ये टर्म रहेगा 2n-1 अपॉन n। ये आ गया। अब ये वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ जी, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम -1 to +1। ठीक है,
फॉर्मूले पे अप्लाई करिए। फॉर्मूला सबको मालूम ही है कि लिखना पड़ेगा मुझे? पहले क्या होता है बताओ? b माइनस ए, b माइनस ए, 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 2। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, f ऑफ a की जगह 1 अपॉन e प्लस f ऑफ a प्लस h 1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 2 अपॉन n प्लस f ऑफ a प्लस 2h, तो 1 अपॉन e इंटू e टू द पावर 4 अपॉन n, 1 अपॉन e टू द पावर 6 अपॉन n डॉट डॉट 1 अपॉन e टू द पावर n नहीं 2n माइनस 1 अपॉन n। ये हमने फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। अब इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है। 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी टर्म आप यहां पर देख रहे हैं सबसे आप 1 अपॉन ई कॉमन कर सकते हैं। 1 अपॉन ई कॉमन आ गया, 1 अपॉन ई कॉमन आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अपॉन ई बना लेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, यहां बचेगा 1 प्लस e टू द पावर 2 अपॉन n प्लस e टू द पावर 4 अपॉन n प्लस e टू द पावर 6 अपॉन n प्लस डॉट डॉट प्लस e टू द पावर 2 n माइनस 1 अपॉन n। बताइए ये समझ आया अब आपको? ऐसे ये 2 अपॉन ई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, इसको आप चेक करिए जरा, इसको आप देखिए, ये आपको एक गुणोत्तर श्रेणी लगेगी। देख रहे हैं आप कि इससे इसमें डिवाइड करिए e टू द पावर 2 अपॉन n, e टू द पावर 2 अपॉन n, e टू द पावर 2 अपॉन n अगर डिवाइड करेंगे तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये सर्वानुपात सेम है, गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी में इसमें पद कितने हैं टोटल? n के n माइनस 1। देख लेना फिर बताओ मुझे। n माइनस 1 पद हैं क्योंकि पीछे n माइनस 1 लिखा है। अरे सोच समझ के बताओ टोटल कितने पद होते हैं? n। क्या कोई पद आपने हटाया? तो अब n है तो है, काहे कम होंगे? आपने कोई टर्म हटाया तो नहीं, कॉमन ही तो लिया है ना। और कॉमन लेने से पदों का नंबर कम थोड़ी हो जाता है। जैसे 2 पदों से आपने कॉमन ले लिया कुछ भी तो क्या अंदर 1 पद रह जाता है? अंदर तब भी 2 ही रहते हैं ना। तो टोटल n टर्म्स हैं और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र बताइए। a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। r टू द पावर n, r की जगह पर क्या है? e टू द पावर 2 अपॉन n, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1। ऐसे कर देते हैं इसको, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हो गया पूरा, इसी में आ गया सब। इसके बाद 2 अपॉन ई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। बुआ देखो इसमें जब इस घात लगाओगे तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? e टू द पावर 2 माइनस 1। ये e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1। आपको याद होगा एक एग्जाम्पल आपने ऐसा सॉल्व किया था, इसमें e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपने यूज किया था। याद है किसी को भी? नहीं याद है? चलो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी।
यहां ये e टू द पावर x टाइप का है, x की जगह पर कौन है 2/n, तो e टू द पावर x यानी कि e टू द पावर 2/n, x की जगह 2/n लिखना, 1 प्लस 2/n अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वेयर 2/n होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब 2/n होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। ये किसकी जगह लिखा गया, ये तो e टू द पावर 2/n की जगह लिखा गया, माइनस ये 1 कर दिया हमने। अब बताइए यहां तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये 1 से ये 1 कैंसल हो गया, बताओ समझ आया या नहीं आया, नहीं आया, आ गया। 2/e लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, देखो भैया ऊपर ये क्या है, ऊपर तो आ रहा है e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये जो टर्म्स यहां पर बचे हुए हैं उन सब में आप देखो 2/n कॉमन ले सकते हैं, तो हम ये 2/n कॉमन कर लिया देखो हमने। अब बताओ यहां से 2/n जाएगा तो क्या बचेगा 1/1 फैक्टोरियल बचेगा, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहां से 2/n गया तो 2/n अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां से 2/n गया तो 2/n होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। आप ध्यान से देखिएगा ये n से ये n कैंसिल हो गया, हो सकता है कि नहीं, आप अगर आपको लगे नहीं हो सकता तो आप पलट देंगे तब तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से n से n कैंसिल हो गया। अब जैसे ये वाला n कैंसिल होता है ना, अब हमारी ड्यूटी है हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2/e, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां भी n है वहां वहां क्या लिख देंगे इंफिनिटी, और ये इस टर्म को छोड़ देंगे। देखिए ये e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस देखो बेटा 2/, इंफिनिटी अपॉन फैक्टोरियल 2/, इंफिनिटी होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, ये डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब 2/, इंफिनिटी, इंफिनिटी से 2 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, इंफिनिटी से 2 को डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, और आगे तो सभी टर्म्स में 2/, इंफिनिटी तो आएगा ही आएगा सब में। अभी इसकी पावर 1 थी 2 है तो अगले में 3 आएगी, मतलब आगे के जितने टर्म्स हैं सब में 2/, इंफिनिटी, कम से कम 2/, इंफिनिटी तो रहेगा। तो वो सब कैसे हो जाएंगे 0। अब सभी 0 हो जाएंगे तो केवल यही एक बच जाएगा, 1 बचेगा, और फिर 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। इस तरह से आंसर क्या मिला हमको 2/e, e स्क्वायर माइनस 1, ये हमको आंसर मिल गया। बहुत ज्यादा आप इसको ऊपर ले जाओगे तो e टू द पावर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे, गुणा करवा दोगे भाई तो ये हो जाएगा e माइनस e इनवर्स, ऐसा आ जाएगा। आप एक चीज और जानते हो, अच्छा एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब पीछे की तरफ से देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अब है। 2 एग्जाम्पल भी इससे पहले आपने लगाए हैं, क्या इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज आपने गौर की है? नहीं, हम आपको बताएं, बड़ा अच्छा है। कैसे? आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे दूसरे क्वेश्चन आप लगाते हैं तो फिर आपको डाउट रहता है यार पता नहीं हमारा आंसर आया नहीं आया, पर इसका आंसर आया कि नहीं आया इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? तो उसके लिए आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है ना, बाय राइटिंग इंटीग्रल, बाय राइटिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आप चेक कर सकते हो, मैं करके दिखाऊं? अच्छा देखो क्या फलन है आपके पास, e की घात x है। देखो e की घात x का इंटीग्रल क्या होता है, और जैसा इंटीग्रल हो जाएगा ये लोअर और अपर लिमिट राइट साइड में आ जाएंगी, हमने आपको बताया है। अब लिमिट अप्लाई करोगे आप, तो लिमिट अप्लाई करने में कैसे करोगे, x की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट,
माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट। अरे ले वही तो आ गया, 2 नहीं आया लेकिन, तो कुछ गड़बड़ी हो गई। ये 2 से 2 भी तो कैंसिल होगा, आपने बताया नहीं हमको भाई। n से n कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बेटा 2 से 2 भी तो कैंसिल होगा, आपने किसी ने बताया नहीं हमको। यहां पर 1/e, यहां पर 1/e, ये हटा दो, फिर जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी हमको। अब आप देखो, अगर इस मेथड से करना होता तो बस इतने में आंसर आ जाता, लेकिन बोल रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं वो तो कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित फलन समाकलनों का मान ज्ञात करिए। तो मेथड हमको वो लगाना पड़ता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट भी आप करके चेक कर सकते हो आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस e टू द पावर 2x dx फ्रॉम 0 to 4। ये सॉल्व करना है हम लोगों को, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो e टू द पावर x टाइप का फंक्शन भी आप सॉल्व कर चुके हो, x टाइप का फंक्शन भी आप सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। तो टेक्निक तो मालूम है, बस सॉल्यूशन का जो बीच में प्रक्रिया लगेगी, जो सॉल्यूशन का तरीका लगेगा, वही आपको इसमें अलग हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा a लिखते, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 0, b की वैल्यू 4, तो हम h निकालेंगे तो क्या आएगा? b माइनस a अपॉन n, 4 माइनस 0 अपॉन n। ठीक है, और क्या? हाँ ठीक तो है, h की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन n। अब हमने f ऑफ x निकाला, यहां से f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x प्लस e टू द पावर 2। देखो हम दोनों काम कर सकते हैं, हम चाहे ना तो इसको 2 पदों में अलग अलग कर दें और उसके बाद हम दोनों को अलग अलग सॉल्व। एक क्वेश्चन में किया था किसी में हमने 4 नंबर पे, 4 नंबर पे किया था हमने, तो आप वैसा कर सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं ठीक लग रहा है तो। और आप चाहें तो एक साथ सबको लेके कर लीजिए। एक साथ करें कि अलग अलग कर दें? एक साथ कर लें। 4 में अलग करके दिखाया था, इसमें एक साथ करके भी देख लो। f ऑफ a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? f ऑफ a मतलब 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस e टू द पावर 0 की 20, 0 लिखोगे ना यहाँ पे तो 2 0 20 नहीं आएगा। 0 प्लस e टू द पावर 0 मतलब क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1। बताओ कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, f ऑफ a प्लस h, a की जगह पर 0 प्लस h की जगह पे भैया 4 अपॉन n, तो 0 प्लस 4 अपॉन n का क्या होगा? 0 प्लस 4 अपॉन n, 4 अपॉन n ही तो बचेगा, तो f अपॉन 4 अपॉन n। अब एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ 4 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी? x की जगह 4 अपॉन एन प्लस e टू द पावर 8 अपॉन एन, 2 इंटू 4 अपॉन एन, 2 4 ज़र 8 अपॉन एन। एफ ऑफ a प्लस 2h, ये एफ ऑफ a प्लस 2h मतलब कि a का मान तो 0 है और 2h, h का डबल 8 अपॉन n, 8 अपॉन n। अब f ऑफ 8 अपॉन n की वैल्यू यहां से निकालोगे, x की जगह पर 8 अपॉन n प्लस e टू द पावर, हाँ 16 अपॉन n हो जाएगा। इसी तरह से f ऑफ a प्लस 3h अगर निकालने जाएंगे तो h की वैल्यू है 4 अपॉन n, 3h की वैल्यू होगी 12 अपॉन n, और वैसे भी a 0 हो गया है तो इसकी वैल्यू आएगी 12 अपॉन n प्लस e टू द पावर, हाँ बेटा 24/n, 24 अपॉन n। अब सबसे लास्ट टर्म की हमें जरूरत पड़ेगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो f ऑफ
ए की जगह तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 4n-1 अपॉन n, 4n-1 अपॉन n। अब f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 4n-1 अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी? 4n-1 अपॉन n प्लस e टू द पावर 2x, इसका डबल, तो e टू द पावर 8n-1 अपॉन n, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बताओ पहले इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब वैल्यू अप्लाई करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस e टू द पावर 2x dx फ्रॉम -1 to +1। सबसे बाहर क्या रहेगा? सॉरी, लिमिट। सवाल ये वाला याद है मुझे, और लिमिट पिछले क्वेश्चन की याद है, मिक्स हो गया सब। सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूले पे? b माइनस ए, तो b माइनस ए करिएगा, 4 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा? 4, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसके बाद तो 1 अपॉन n। f ऑफ a की वैल्यू है भैया 0 प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन n प्लस e टू द पावर 8 अपॉन n। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन n प्लस e टू द पावर 16 अपॉन n, प्लस f ऑफ a प्लस 3h की वैल्यू है 12 अपॉन n प्लस e टू द पावर 24 अपॉन n प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे लास्ट टर्म जो मिलेगा हमको f ऑफ a प्लस n-1h, ये उसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 4n-1 अपॉन n प्लस e टू द पावर 8n-1 अपॉन n। अब बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए और कैलकुलेशन करते हैं। 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अब आप एक काम कर लो, आप देख रहे टोटल कितने टर्म्स हैं? n। कैसे? 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं तो n पद हैं। ये जो पहला, हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ना आप एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस, या 0 प्लस मत लिखो 0, ठीक है, ना लिखिए 0 इसका। 4 अपॉन n प्लस 8 अपॉन n प्लस 16, 12 अपॉन n प्लस डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 4n-1 अपॉन n, ये फिर प्लस लगाया। अब ये जो सेकंड टर्म है ना हर ब्रैकेट का, उसको नोट करिए, क्या लिखेंगे? 1 प्लस e टू द पावर 8 अपॉन n प्लस e टू द पावर 16 अपॉन n प्लस e टू द पावर 24 अपॉन n प्लस डॉट डॉट e टू द पावर 8n-1 अपॉन n। ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, कर दीजिए ये वाला, ठीक है। ये करली ब्रैकेट भी बंद किया और स्क्वायर ब्रैकेट को भी वहां पर क्लोज करना पड़ेगा आपको, ये वाला। चलिए अब और कैलकुलेशन पे चलते हैं। 4 ये है केवल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। बेटा ध्यान से देखो,
इसको हम क्या इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, सभी से 4/n कॉमन हो जाएगा। अगर 4/n कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा, n-1 बचेगा। ठीक है ना, 4/n 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n-1। अच्छा, इनसे तो कुछ कॉमन तो नहीं बनेगा, पर ये गुणोत्तर श्रेणी जरूर बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इससे इसको डिवाइड करोगे e⁸ e⁸n e⁸n और गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद हैं ये, चलो अच्छा एक बार हम लिख दें क्या, पहले e⁸ e⁴ e⁴n e⁴24/n प्लस डॉट डॉट प्लस e⁸n-1/n। इतना समझ आ गया सबको। अब फिर से 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। बउआ हो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, इसमें टोटल कितने पद हैं बताइए, सबसे एक एक पद मिला था, टोटल कितने पद होते हैं n, सबसे एक एक मिला तो यहाँ कितने पद हैं, n की n-1 पद है यहाँ। कैसे, पीछे का नंबर देख के पता लगा क्या, तो कैसे पता लगा, इसमें एक टर्म में से हमको क्या मिला था और उसको फिर हमने लिखा नहीं था, तो टोटल कितने पद थे n में से एक पद में जो नंबर मिला वो तो बिल्कुल बेकार ही था, 0 ही था, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं, तो टोटल कितने बचे n। इसमें लेकिन टोटल कितने पद होंगे, n टोटल होंगे, क्यों, क्योंकि इसका तो कोई टर्म बेकार नहीं गया था ना, तो इसके पूरे n टर्म्स हैं। इसमें कितने पद हैं यहां से यहां तक, n-1 टर्म्स, और इसमें यहां से यहां तक टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, 4/n ये प्रथम n-1 प्राकृत संख्याओं का योग है। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता तो क्या होता, n+1/2, इसमें n की जगह पर क्या लिखना, n-1, तो n-1 +1/2, ये प्लस लगा दिया हमने। इसमें n पदों तक का योग चाहिए गुणोत्तर श्रेणी का, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या रूल लगता है, a की जगह पर क्या है 1 r⁴n e⁸8/n r⁴n-1 अपॉन r-1 ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक सभी को समझ आया, ओके। अब क्या हो सकता है आगे देखिए, 4 लिमिट, यहां पर देखें -1 से +1 कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल, इसका इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, उस n से हम ये एक n भी कैंसिल कर सकते हैं, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब क्या होगा कि 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1/n ना अंदर लेते जाइए। अब आप, अब इसकी ज़रूरत बाहर नहीं है, अंदर इसकी ज़रूरत है। इसको जब आप ले जाएंगे यहाँ पर क्या बचेगा 2, इस ब्रैकेट में और इस वाले टर्म में और क्या क्या बचा है, 2 बचा, n-1, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। तो जब ये n जाए तो ये इसी को दे दो जाके, तो n/n करोगे तो 1 -1/n प्लस ये 1/n इसको भी मिला, इसको मिला, यहाँ पर n से ये n क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ बचेगा e⁸ -1 अपॉन, यहाँ e⁻x का फॉर्मूला लगा दो। e⁻x का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है 1 + x, x मतलब x मतलब 8/n अपॉन फैक्टोरियल 1,
प्लस एक्स स्क्वेयर 8 अपॉन एन स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब 8 अपॉन एन क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये इसका एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद ये -1 तो रहेगा ही ऐसा, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। देखो जो यहाँ शुरू हुआ था वो वहाँ बंद हुआ है जाके। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। लिमिट एक साथ ही लिखेंगे या अलग अलग कर दें? हम कर दें, एक साथ लिखेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं। ये लिमिट इस टर्म को अलग दे दीजिए, उस टर्म को अलग दे दीजिए, उनको अलग अलग करिए, इसको अलग कर लीजिए। कर लो। 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 × 1 - 1 अपॉन n, ये पूरा इसके साथ भी आ गया, प्लस 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n e⁻8 - 1 अपॉन, हाँ यहां पर आप देखिए 1 से 1 कैंसिल। जब 1 से 1 कैंसिल हो गए ना, फिर जो टर्म बचे उनमें से हमको कुछ कॉमन भी मिल सकता है। क्या कॉमन मिल रहा है? 8 अपॉन n हमको कॉमन मिल रहा है। अब क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ आएगा 8 अपॉन n होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये वैसे ना लगाएं तो ना लगाएं, क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट भी तो कहीं नहीं हुआ है। इतना समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये पूरा हमने इसको भी दे दिया, ये पूरा इसको इसके साथ भी कर दिया। अब देखो n से ये n कैंसिल, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये 4 2 कितना हो जाएगा? 8, और इसमें कर देंगे लिमिट अप्लाई। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0, और 1 - 0 1। फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही आ जाएगा कुल मिला के। देखो सही है ना? 4 दूना 8, और इसको सॉल्व करने से 1 आएगा, तो 1 × 8 8 ही आ गया। अब इसको करिए, ये 1/2 आप बाहर कर सकते हैं। 1/2 प्लस, नहीं आई एम सॉरी, 1/2 भी तो नहीं लिखा हमने। 1/2 1 अपॉन 2, और अब वक्त है सब जगह लिमिट अप्लाई करने का। e⁻8 - 1 अपॉन, ये 1/2 जा चुका है। इन्फिनिटीज हर जगह इनकी जगह लिखना है, तो जब सब के अपॉन में इन्फिनिटी आएगा तो ये सबको क्या कर देगा? तो ये नीचे बचेगा 1 केवल, बाकी पूरा का पूरा सब क्या हो जाएगा? 0। ये टर्म 0, ये टर्म 0, आगे सब 0 हो जाएगा। बस यही हमें लगता है आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? ये 8 है प्लस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, e⁻8 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। 1/2 का हमने गुणा करवा दिया ना अंदर। अब 8 - 1 अपॉन 2, 8 में आधा माइनस करोगे 7.5, 7.5 मतलब 15/2, तो e⁻8/2 प्लस 15/2। बस यही आंसर हो जाना चाहिए। चेक करो कितना आंसर आ रहा है। आ रहा है इतना? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, आंसर तो आ रहा है, पर क्या आपको भी समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? आ गया। और इस तरीके से ना ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपको अगला जो कुछ पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगी कलन की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस? उसको हम लोग स्टडी करेंगे, पर अगली क्लास पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।